नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आशु इंस्पायर्स इंडिया पे। मैं आशुतोष पांडे हूँ। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो है जेएनजी प्रोटेस्ट। जेएनजी प्रोटेस्ट लगातार एक के बाद एक देशों पे बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ हमने देखा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, वहीं अब और नेक्स्ट 2 देशों में हो गया है, इसमें पेरू और मेडागास्कर शामिल हो गए हैं। ये प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, जो एक सोशल मीडिया के द्वारा शुरू होता है। सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग होती है, वहाँ पे ट्विटर पे ट्रेंड किया जाता है और ट्रेंड करा करके वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं। और यहाँ पे एक ये भूतिया सी जो आप फोटो देख रहे हैं, ये खोपड़ी कंकाल वाला, इसका एक प्रतीक चिन्ह इन लोगों ने बनाया है और ये ले करके ये लोग प्रोटेस्ट करना चालू कर देते हैं। इसके प्रोटेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट शामिल होते हैं, बहुत सारे ऐसे जनरेशन शामिल होती है जो 1997 से ले करके 2013 तक का जिनका बर्थ है वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। ये एक जनरेशन जो है ज़्यादातर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है, ज़्यादातर ये एक्टिव रहती है एआई को लेकर के, और न्यू जनरेशन जो है वो उस तरीके से रिएक्ट करती है कि तुरंत सॉल्यूशन होना चाहिए। और इस तरीके का भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और बाकी चीज़ों को रोकने के लिए ये एक नया फार्मूला आ गया है, जेएनजी प्रोटेस्ट। जेएनजी प्रोटेस्ट जो है अभी ग्लोबलाइज्ड होते जा रहा है, लगातार एक के बाद एक देशों में बढ़ता ही जा रहा है। और हमारे देश भारत में भी, हमारे प्यारे भारत में भी क्या इसकी संभावना हो सकती है, क्योंकि विपक्ष के द्वारा जैसे ट्वीट में और चीज़ों में शामिल किया जा रहा है कि जेएनजी ही अभी सरकार को पलटेंगे, जेएनजी ही अब इस देश के बारे में आगे भविष्य की कल्पना करेंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के क्या भारत में भी ऐसा देखा जा सकता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि विपक्ष अगर साथ देता है तो कहीं ना कहीं हमारे देश में भी जेएनजी को लगेगा कि अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम इस तरीके का प्रोटेस्ट करते हैं, तो कहीं विपक्ष हमारे साथ खड़ा हुआ नज़र आएगा। अभी चलते हैं हम बांग्लादेश में। बांग्लादेश जिसमें शेख हसीना की सरकार पिछले 15 सालों से रूल कर रही थी, वहाँ पे उनका एक फैसला आया जिसके खिलाफ में प्रोटेस्ट होना चालू हो गया, जिसके खिलाफ स्टूडेंट्स ने वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में इकट्ठे हुए और वो प्रोटेस्ट करना चालू हुए। वहाँ पे एक रिजर्वेशन का उनका फैसला आया था, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी जो बांग्लादेश के थे, जिन्होंने स्वतंत्र होने में अपना योगदान दिया था, वो जो है उनको एक स्पेशल कोटा के तहत रिजर्वेशन देने की बात शेख हसीना ने की थी। ये प्रोटेस्ट इतना तीव्र हुआ कि ये कुछ ही एक हफ्तों के आसपास जाते जाते यहाँ की सरकार को पलट दिया और शेख हसीना को देश छोड़ के वहाँ से निकलना पड़ा था। ये करीब अगस्त में चालू हुआ था, 3 अगस्त को चालू हुआ और 5 अगस्त आते आते शेख हसीना को वहाँ से छोड़ना पड़ा था। और वहाँ पे जो प्रोटेस्टर थे, वहाँ की संसद भवन पे चढ़ करके वहाँ पे झंडे को फहरा रहे थे और मूर्तियाँ जो मुजीबुर रहमान वगैरह की थी उनको सब तोड़ फोड़ मचाई थी और बहुत ही अभद्रता की थी वहाँ पे जा कर के संसद भवन पे। और इसी में से कुछ स्टूडेंट्स जो छात्र नेता थे, इन्होंने अंतरिम गवर्नमेंट बनाई जो कि यूनुस की अध्यक्षता में बनाई गई, जिसमें देखा गया कि कहीं ना कहीं बाहरी देश जैसे कि अमेरिका वगैरह का भी इन्फ्लुएंस दिखा इसमें, प्रोटेस्ट में और बाकी चीज़ों में। इस सरकार में वैसे तो बहुत अच्छा नहीं प्रभाव दिखा, क्योंकि जो ग्रोथ रेट उनका 7% के आसपास चल रहा था, वो अभी घटता हुआ नज़र आया, जो 4.9 4.5 के आसपास दिख रहा है। और अनएम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पे लगातार बढ़ते ही जा रहा है। जो प्रोटेस्टर्स थे, जो स्टूडेंट ने, जेएनजीओ ने प्रोटेस्ट किया था, उसमें भी अभी जो इस समय की यूनुस सरकार है उसके पक्ष में भी अभी वो एक समर्थन नहीं देते हुए जुट रहे हैं, क्योंकि यूनुस भी पिछले कुछ महीनों से बैठे हुए हैं और वो भी अपना पद छोड़ना नहीं चाहते हैं और ना ही चुनाव कराने की अभी कोई संभावना उनकी दिख रही है। इसलिए
यहाँ के भी लोगों को, यहाँ के स्टूडेंट्स को जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उनको भी ऐसा लगने लगा है कि कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों का प्रभाव वाली सरकार हमने बैठा दी है वहाँ पे, जिसमें जैसे कि डोनाल्ड लू को बहुत ही देखा गया, इस मामले में अमेरिका का प्रभाव देखा गया। और क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं एक लैंड चाहता है, जो शेख हसीना ने देने से मना कर दिया था, क्योंकि वो चाहता है कि अपना प्रेजेंस वो बांग्लादेश में बढ़ाए, और एक लैंड की डिमांड कर रहा था जिससे वो इंडिया और चाइना इन सब देशों पे वो कंट्रोल बना करके रखे। यहीं आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि नेपाल में भी ऐसे ही प्रोटेस्ट हुए हैं। नेपाल में भी जेएनजीओ ने प्रोटेस्ट किया और केपी ओली की सरकार को उखाड़ फेंका। इनका प्रोटेस्ट भी करप्शन, नेपोटिज्म, इन सब चीज़ों को लेकर के था, और उस पर भी गवर्नमेंट ने भी वहाँ पे सोशल मीडिया भी बैन कर दिया जिस पे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके खिलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई और जेएनजीओ ने सड़क पर उतर गए और वो जो है यहाँ की गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका, और वहाँ के जितने भी मंत्री थे उनसे बहुत ही अमानवीय तरीके से भी व्यवहार किया गया, जिसमें एक मंत्री, एक पूर्व मंत्री की वाइफ को जला दिया गया था, और इस तरीके की घटनाएं देखने को मिली वहाँ पे। परंतु यहाँ पे जेएनजीओ ने एक फिर से अपना अंतरिम गवर्नमेंट स्थापित किया, और उन्होंने ही चुन करके एक स्थापित किया। अब ये एक अच्छी बात रही कि जेएनजीओ ने इस गवर्नमेंट में अपना भागीदारी नहीं दिखाया, इन्होंने इसमें शामिल नहीं हुए, और पूर्व जो राजनेता थे, जो अच्छे राजनेता थे, उनके साथ बैठ करके इन्होंने अपना एक अंतरिम गवर्नमेंट बनाया और बना करके उनके हाथों में दिया, ताकि वो एक नया फिर से स्पष्ट रूप से एक चुनाव कराएं और लोकतंत्र को फिर से बहाली वहाँ पे करें। अभी एशिया में ऐसा दिखा, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन सब देशों में दिखा। अभी ये बढ़ते हुए चला गया अफ्रीका में। अफ्रीका में एक छोटा सा देश है हिंद महासागर में। हिंद महासागर में एक ये सबसे बड़ा आइलैंड अगर कहेंगे तो इसको सबसे बड़ा आइलैंड है, ये है मेडागास्कर। मेडागास्कर में भी जेएनजीओ ने प्रोटेस्ट किया। इनका प्रोटेस्ट था कि चुनाव में यहाँ पे धांधली हुई है, और उसको लेकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट होना चालू हुआ। प्रोटेस्ट के खिलाफ वहाँ पे गवर्नमेंट ने आर्मी को उतारा, बाद में आर्मी ने भी वहाँ पे प्रोटेस्टर्स के साथ हो गए, जेएनजीओ के साथ हो गए, और वहाँ पे सरकार को हटना पड़ा, और वहीं के एक कर्नल को वहाँ पे पुनः जो है कि स्थापित करके वहाँ पे सरकार, वहाँ की सरकार को चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे भी जेएनजीओ ने अपना एक प्रोटेस्ट किया, और यहाँ के भी गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका। इसके बाद ये अफ्रीका से होते हुए अभी ये पहुँच गया है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में भी एक छोटा सा देश है पेरू। पेरू में भी सेम ऐसे ही देखने को मिला, एक फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट ऐसा देखने को मिल रहा है, जो कि हर एक देश में, जैसे बांग्लादेश में भी हुआ वो भी सेम फॉर्मेट था, नेपाल में भी हुआ वो भी सेम था, मेडागास्कर में देखा आपने वो भी सेम था, ऐसे ही पेरू में भी सेम ऐसे ही प्रोटेस्ट हुए। वहाँ पे भी जेएनजीओ ने ही प्रोटेस्ट किया, और वहाँ पे भी पेरू में जोसे जेरी को अपना पद छोड़ना पड़ा, जो कि ये अभी लेटेस्ट 7 to 8 डेज ही अपनी ये गवर्नमेंट चला पाए थे। उसके बाद इन्होंने अपना त्याग पत्र दे करके और गवर्नमेंट यहाँ पे सरेंडर करती हुई दिखी प्रोटेस्टर्स के सामने। यहाँ का जो जेएनजी है, यहाँ इस बात का मुद्दा उठा कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने सभी के लिए पेंशन मैंडेटरी कर दिया, पर पेंशन देने का तरीका बना कि सबसे पहले सभी लोगों से पेंशन का कुछ हिस्सा, कुछ राशि वो कुछ कंपनियों को देना होगा, जो कि आपके लास्ट में आपके एज होने के बाद, वो मैच्योरिटी के बाद वो आपको पेंशन के रूप में देना चालू करेंगे। परंतु प्रोटेस्टर्स का कहना था, जेएनजीओ का कहना था कि ये एक सरकार का पैसा उगाही का तरीका है। जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है तो पेंशन कैसे देंगे, पहले एम्प्लॉयमेंट दे फिर उसके बाद पेंशन देंगे। तो इसके लिए यहाँ पे भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, यहाँ पे भी कई लोगों की यहाँ पे भी जानें गई, कई लोग घायल हुए।
फिर उसके बाद से गवर्नमेंट को यहाँ पे भी घुटने टेकने पड़े और जेएनजीओ के प्रोटेस्ट के सामने झुकना पड़ा और यहाँ की सरकार को भी अपना पद छोड़ करके नया जो प्रेसिडेंट बने थे जेरी, उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। जेएनजीओ ने अपना एक ये जो बना के रखा है प्रतीक चिन्ह, ये एक जापानीज का मैगजीन से लिया हुआ है, जहाँ पे इसको कहा जाता है कि ये जहाँ पे भी भ्रष्टाचार, जहाँ पे भी मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, वहाँ पे इसको सामने ये फेस हो करके और वहाँ पे समस्याओं को दूर करता है। ये वन पीस इसका नाम है, वन पीस करके एक उनकी एक कॉमिक्स है, उसमें इसका जिक्र दिया गया है। जो भी जेएनजीओ ने प्रोटेस्ट किया वो सेम ऐसा लगता है कि एक टाइम में जब अरब स्प्रिंग में ऐसा हुआ था, सेम ऐसे ही अभी जेएनजीओ का प्रोटेस्ट चल रहा है। अरब स्प्रिंग में भी ऐसा हुआ था, जिसमें ट्यूनीशिया से शुरू हुआ अरब स्प्रिंग का ये प्रोटेस्ट लीबिया, इजिप्ट, यमन, इन सब देशों में सरकारों को पलट दिया था। उस समय तानाशाही राजशाही शासन चलता था, जैसे कि अभी भी जैसे कुछ मिडिल ईस्ट में चलता है, जैसे सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, ये सब देशों में अभी भी यूएई, यहाँ पे भी राजशाही चलता है। परंतु कुछ देशों में जहाँ पे भी विरोध प्रदर्शन हुए थे, वहाँ पे राजशाही को हटा करके लोकतंत्र की लोगों ने स्थापित किया था, जिसमें लीबिया, इजिप्ट, यमन, ट्यूनीशिया ये सब शामिल थे। ट्यूनीशिया से ये प्रोटेस्ट चालू हुआ था। ट्यूनीशिया में एक फल सब्जी बेचने वाले की हत्या, उसने आत्मदाह कर लिया था, जिसमें उसका फल का ठेला और ये सब जो लगाता था उसको जब्त कर लिया गया था और उसने उसकी वजह से आत्मदाह कर लिया था। उसके बाद से यहाँ पे विरोध चालू हुआ और वहाँ की जो सत्ता थी उसको लोगों ने उखाड़ फेंका था। ये एक के बाद एक लगातार बढ़ते हुए चला गया था, जिसमें पहले ट्यूनीशिया हुआ, फिर उसके बाद यमन, फिर बहरीन, सीरिया, इन सब देशों में जो है कि एक के बाद एक ये अरब स्प्रिंग का प्रभाव देखने को मिला था। जिन देशों में सत्ताएं बदल दी गई थी, कुछ देशों में बहुत भारी मात्रा में विरोध प्रदर्शन हुए थे। खैर, इसका बहुत परिणाम ये एक बहुत ही लंबा एनालिसिस का विषय रहा है। जो इतिहासकार रहे हैं उन्होंने बहुत लंबा एनालिसिस भी किया है इस मुद्दे को लेकर के, और इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव नहीं देखा गया था, क्योंकि इस प्रोटेस्ट के कारण बहुत सारे मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ था, बहुत सारे अस्थिरता हो गई थी सरकारों में, और बहुत ही उनके देश के अर्थव्यवस्था को भी बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा था। अभी बात करेंगे कि जेएनजी है कौन, क्या है जेएनजी। जेएनजी उन लोगों को कहा जाता है जो 1997 के बाद बर्थ हुआ है, जिनका 1997 से लेकर के 2013 तक जो जिनका बर्थ हुआ है वो जेएनजी की कैटेगरी में आते हैं। ये लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया पे होते हैं, और सोशल मीडिया पे ये रील देखने वाले लोग हैं, जैसे कि बहुत कम टाइम कंसंट्रेट रहते हैं एक चीज़ पे। वो इस तरीके के लोग हैं जो एआई का भी यूज करते हैं, और ऐसा ये मानते हैं कि ऑन द स्पॉट सोल्यूशन होना चाहिए किसी भी चीज़ का, भ्रष्टाचार हो या किसी और मुद्दे पे ये मुखर होके बोलते हैं। और इनका एक ये भी है कि वित्तीय एंजाइटी है, क्योंकि इनके पास अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और खर्चे बहुत ही ज़्यादा हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ खर्चे भी इनके बहुत ज़्यादा हैं, ये खर्च करने में भी बहुत स्पेंड करते हैं, और ये मानते हैं कि स्वास्थ्य एक अच्छा है, स्वास्थ्य होना, पार्टनर होना और रिश्ते में सफल होना, ये पैसा होना, ये सब एक यही एक अच्छा सम्मान माना जाता है या अच्छी चीज़ें मानी जाती हैं। तो इस तरीके का ये लोग मानते हैं। इन्होंने कई सारे चीज़ों में अच्छे ट्रेंड भी चलाए हैं, जैसे कि नेपो किड्स में ये चला था, नेपाल में नेपो किड्स करके ट्रेंड चला था, सेव म्यांमार चला था, फ्री यूथ चला था इंडोनेशिया वगैरह में, थाईलैंड में, इन सब जगहों पे इन्होंने ट्रेंड भी चलाया था। जो जेएनजी हैं
ये ऐसा मानते हैं कि इंटरनेट पे जो भी चीज़ें मौजूद हैं उसके मुताबिक ये चलना की कोशिश करते हैं, उसी के मुताबिक ये कार्य करने की कोशिश करते हैं। इन्हें लगता है कि अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए या अच्छे पैसे होने चाहिए और एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, बेरोज़गारी कम होनी चाहिए, भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। इस तरीके की ये चीज़ों को देखते हैं और हर चीज़ में ये सवाल के रूप में लेते हैं, हर मुद्दे को एक सवाल के रूप में लेते हैं और वो अपने से बड़े को एक्सपर्ट नहीं समझने देते हैं। इस तरीके का ये जेन ज़ी जो प्रोटेस्ट अभी ग्लोबलाइज्ड होते जा रहा है, तो क्या भारत में भी ऐसा होने की संभावना है? क्या ऐसा हो सकता है? एक बड़ा ही प्रश्न है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ पेपर लीक के मामले में, अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ है वो अभी देखा गया है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हमें ऐसा है कि यहाँ का जो यूथ है वो गवर्नमेंट के साथ मिल करके, गवर्नमेंट के साथ कार्य करके, स्टार्टअप्स नए लगा करके और इन चीज़ों में वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ का विपक्ष जैसे कि उनको एक स्टैंड देने की कोशिश कर रहा है। जैसे राहुल गांधी जी ने एक आध ट्वीट किए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश की जेन ज़ी, इन सब चीज़ों का उन्होंने यूज कई जगह किया है। कहीं भी प्रोटेस्ट में वो जेन ज़ी का यूज करते हुए देखे जा रहे हैं और विपक्ष के नेता भी कई सारे यूज करते हुए देखे जा रहे हैं। तो और अभी लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें भी कहा जा रहा है कि लद्दाख में भी जेन ज़ियों के प्रोटेस्ट की काफ़ी भूमिका रही है। तो इस तरीके का क्या भारत में भी ऐसे प्रोटेस्ट देखे जा सकते हैं? क्योंकि जेन ज़ियों का पॉपुलेशन जो है अभी सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में है, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों में बहुत ही ज़्यादा जेन ज़ियों का पॉपुलेशन देखा जा रहा है। अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो 27% के आसपास जेन ज़ियों का जनरेशन इस समय चल रही है, 27% के आसपास। क्योंकि हमारे इंडिया में माना जाता है कि ये जो शताब्दी चल रही है, ये जो 2000 का जो चल रहा है, ये एक सेंचुरी इंडिया के लिए हो सकती है, क्योंकि यहाँ का यूथ बहुत ही यंग रहेगा और बहुत ही वर्किंग कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहेगी इसके पास। इसलिए इंडिया बाकी देशों से बहुत ही तेज़ी से ग्रो भी करता हुआ दिख रहा है। जेन ज़ियों का एक हमारे यहाँ भी है कि उनका भी इनका यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के द्वारा एक फेस करता है और मेंटल हेल्थ क्राइसिस, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस, ये सब चीज़ों में यहाँ के भी जेन ज़ी जो है ये फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं अभी तो। खैर आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या भारत में ऐसा कुछ होता है या फिर यहाँ का जो जेन ज़ी है वो विपक्ष के साथ मिल करके या किसी राजनीतिक पार्टी के साथ मिल करके एक नए चीज़ों को लेकर के आता है और सरकार को एक नई दिशा में लेकर के जाने की कोशिश करता है, या फिर सरकार के साथ मिल करके एक नया स्टार्टअप, नई चीज़ें और नए जो एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चीज़ों में इसकी सहयोग देने की कोशिश करता है। अभी माना जा रहा है कि जेन ज़ी की वजह से 2035 तक 2 ट्रिलियन का स्पेंडिंग वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जेन ज़ी जो है वो खर्च ज़्यादा करता है। तो जेन ज़ी का ऐसा माना जा रहा है कि 2 ट्रिलियन तक ये खर्च को बढ़ा सकता है। खैर आप अपना क्या विचार रखते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।